देश के गृह मंत्री अमित शाह, उनके हाथ कांप रहे थे। खबरें आ रही हैं और खबरें एक तरीके से आप कहें कि सूत्रों के हवाले से प्लांट की जा रही है कि 102 डिग्री का अमित शाह को बुखार हो गया। क्या कहें साहब, क्या वाकई राहुल गांधी का इतना खौफ है कि अब देश के गृह मंत्री उनको बुखार चढ़ गया है? राहुल गांधी के नाम का बुखार है या वाकई उनकी तबीयत खराब है? हालांकि वैसे दिल्ली जहरीली हो चुकी है, उसकी हवा, उसकी फिजाओं में एक तरीके से आप ये कहिए कि इस वक्त में बहुत ज़्यादा प्रदूषण है। AQI वो 50 होना चाहिए, 500 के पार है। लेकिन अमित शाह हो या प्रधानमंत्री हो, इन सब के आसपास जो बड़े नेता होते हैं खास तौर पर, और अमित शाह तो आप ये कहिए कि वो प्रधानमंत्री से कम भी कहाँ है, तो वहाँ तो 24 घंटे एयर प्योरीफायर वो चलते हैं। उनके वहाँ पर हरियाली भी ज़्यादा है, जो लुटियन दिल्ली है। तो अमित शाह की क्या वाकई तबीयत नॉर्मली खराब हुई है या फिर राहुल गांधी वोट चोरी और काम का इतना प्रेशर, इतना बोझ उनके ऊपर आ गया है कि उनको बुखार चढ़ गया है? दो बड़ी बातें। राहुल गांधी आज वो फिर से संसद के अंदर आए तो उन्होंने कहा कि अमित शाह जब आए तो उनके हाथ कांप रहे थे, हाथ कांप रहे थे और ढंग से जवाब नहीं दे पा रहे थे। ये कल जब अमित शाह बोल रहे थे उस वक्त की राहुल गांधी बता रहे हैं। दोस्तों, कई बार कैमरे में बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो हमारे कैमरे में पकड़ में नहीं आती, लेकिन सामने कोई आदमी बैठा हुआ होता है, उसको वो चीजें दिख जाती हैं। पहली बात। दूसरी बात, यहां अब NDTV के पत्रकार वो बता रहे हैं, जरा ये खबर आप देखिए। NDTV की खबर है कि अमित शाह को 102 डिग्री बुखार था जब वो वोट चोरी को लेकर के काउंटर कर रहे थे पार्लियामेंट के अंदर। सोर्सेज के हवाले से खबर NDTV पर छपी है। अब NDTV वैसे तो कायदे से अडानी का चैनल है, पहली बात, यानी एक तरीके से सरकार के विरुद्ध कोई खबर कैसे ही आज के टाइम पर NDTV में छप जाएगी, पहली बात। दूसरी बात, जिस पत्रकार ने ये खबर छापी है, जिस पत्रकार ने खबर पोस्ट की है, वो है अखिलेश शर्मा। ये उनका ट्वीट आप देखिए। अखिलेश शर्मा वो ट्वीट करके बता रहे हैं कि अमित शाह जी को 102 डिग्री बुखार है। और अखिलेश शर्मा वो बीजेपी कवर करने वाले खास पत्रकारों में से एक कहे जाते हैं। NDTV में से बहुत सारे लोगों की छुट्टी हो गई, लेकिन अखिलेश शर्मा की छुट्टी नहीं हो पाई, क्योंकि अखिलेश शर्मा सरकार के बहुत खास आप कहिए कि ऐसे पत्रकारों में उनकी गिनती होती है। तो क्या वाकई अंदर की खबरें बाहर प्लांट की जा रही हैं या फिर अंदर सचमुच उनको बुखार आ गया है? ये बहुत बड़ा सवाल है। राहुल गांधी जब आज पहुंचे संसद में तो राहुल गांधी ने पत्रकारों से बात की और राहुल गांधी ने कहा कि कल गृह मंत्री अमित शाह ने सदन में गलत भाषा का इस्तेमाल किया, हाथ कांप रहे थे, मेरी किसी भी बात का जवाब नहीं दिया, मैंने उनको सामूहिक चुनौती दी है, मेंटली बहुत प्रेशर में है, दबाव है। कल पूरे देश ने यह देखा सदन के भीतर। गलत लैंग्वेज यूज कर दी, हाथ कांप रहे थे, आपने ये तो सब देखा होगा। कल अमित शाह जी ने गलत लैंग्वेज यूज की, लेकिन जिस तरह से उन्होंने कहा मेंटली बहुत प्रेशर में है, मेंटली बहुत प्रेशर में है, दबाव में है, वो देखा कल पार्लियामेंट में, पूरे देश ने देखा। और जो मैंने बातें बोली हैं उसके बारे में उन्होंने कोई मतलब बात तो नहीं बोली, प्रूफ नहीं दिया। हमने पब्लिकली प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में कहा है, मैंने डायरेक्टली चैलेंज किया उनको कि आ जाइए मैदान में, आ जाइए पार्लियामेंट में डिस्कस करते हैं, मेरे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस को डिस्कस करते हैं। कोई जवाब नहीं मिला। रियलिटी का जो आरोप है। अब देखिए, गलत भाषा कौन सी है वो तो सब जानते हैं। अब अमित शाह कुछ कहें और उसके बाद में 24 घंटे में वो बात तो हर जगह तक पहुंच जाती है। सोशल मीडिया का दौर है, टीवी सरकार उस पर बात नहीं करेगी, हम जानते हैं, लेकिन सोशल मीडिया से वो बात घर घर तक पहुंच गई कि अमित शाह जी ने अपशब्दों का इस्तेमाल किया। और अमित शाह जी के खबर ये है, अंदर की खबर है, सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है कि उसको संसद के रिकॉर्ड से हटाया भी नहीं। कमाल है साहब, मतलब एक तरफ अपशब्द बोले गए और दूसरी तरफ उनको हटाया भी। ये तो अब क्या ही कहा जाए। लेकिन दूसरी बड़ी बात यह है कि क्या अमित शाह राहुल गांधी के जवाबों से, या राहुल गांधी ने जिस तरीके से सवाल खड़े किए उससे वाकई जो है वो डिस्टर्ब हो गए थे, वाकई उनकी सेहत बिगड़ गई उसके हिसाब से? Actually, let us have a debate on my press conference. Yes. Let us go. Yes. Let us have very good idea. Let us have a debate on my press conference. Okay. Amit Shah ji, I challenge you. I challenge you to have a debate on the three press conferences. Please.
प्लीज प्लीज ठीक है, बैठ जाइए, प्लीज बैठ जाइए। माननीय, प्लीज माननीय, आपने बात की थी, प्लीज। उत्तर प्रदेश में और हरियाणा में दोनों चुनाव में वोट कैसे दे रहे माननीय, हैं? प्लीज। ये भी जवाब दे दीजिए। अब देखिए, इस पर सीधा जवाब नहीं आया, सीधा जवाब नहीं आया और अमित शाह बहुत घूम फिर करके जो है वो गुस्सा दिखाने लगे कि मैं तय करूंगा कि मेरा भाषण का क्रम क्या होगा। वो क्रम तय करने के लिए आपको नहीं कह रहे थे, वो आपको कह रहे थे कि भैया अलग से आ जाओ, अलग से इसी टॉपिक पर बात कर लेते हैं, इसी मुद्दे पर बात कर लेते हैं। आप तो चुनाव सुधार पर बोल रहे हैं ना। लेकिन अमित शाह क्या कह रहे हैं, मेरे क्रम को वो डिसाइड नहीं करेंगे, यानी मैं सीरियल में क्या क्या बोलते हुए जाऊंगा आगे भाषण के अंदर, इस बात को तय नहीं करेंगे। वो आपको ये नहीं कह रहे थे कि पहले कौन सी बात बोलो, वो कह रहे थे कि अगर विस्तार से इसी पर अगर आपके पास में सारे जवाब हैं तो इसी पर डिबेट कर लेते हैं। लेकिन अमित शाह का जवाब सुनिए। पहली बात मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, मैं 30 साल से विधानसभा और संसद में जनप्रतिनिधि के रूप में चुनकर आता हूं। मुझे लंबा अनुभव है संसदीय प्रणाली का। विपक्ष के नेता महोदय कहते हैं कि पहले मेरी बात का आप जवाब दीजिए, मैं सुनना चाहता हूं। आपकी मुनसफी से संसद नहीं चलेगी, मेरे आप बोलने का क्रम मैं तय करूंगा, इस तरह से नहीं चलेगी संसद। मान्यवर, उनको धैर्य रखना चाहिए, उनको धैर्य रखना चाहिए मेरा जवाब सुनने का। इनकी एक एक बात का जवाब मैं दूंगा, मगर मेरे भाषण का क्रम वो तय नहीं कर सकते, मैं करूंगा, क्योंकि मैं बोल रहा हूं। मान्यवर, कल ये जो कुछ संसद में हुआ वो एक तरीके से इस देश ने देख लिया कि राहुल गांधी वो न केवल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप लगा रहे हैं बल्कि अपने आरोपों पर डट करके खड़े हुए। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है, कोई भी नेता, कोई भी व्यक्ति अगर सार्वजनिक जीवन में संसद के बाहर अगर कोई आरोप लगाता है तो उस पर मानहानि का मुकदमा हो सकता है। संसद के अंदर अगर कोई बात कहता है तो फिर वो बात संसद के अंदर स्पीकर के ऊपर आ जाती है कि उस पर कार्रवाई करनी या नहीं करनी। लेकिन बाहर अगर कोई बात होती है तो बाहर आप कोर्ट में जा सकते हैं उसके खिलाफ। और सबसे बड़ी बात यह है कि पूरे देश के सामने एक आईना आ गया कि ना तो राहुल गांधी के खिलाफ बीजेपी सदन के बाहर वहां पर कुछ कर पाई और ना जब सदन में चुनौती दी जा रही है तो वहां पर बीजेपी कुछ कर पा रही है। आपने अगर अमित शाह जी का रिस्पॉन्स देखा तो ये कंप्लीटली डिफेंसिव रिस्पॉन्स है, ये घबराया हुआ रिस्पॉन्स है, ये डरा हुआ रिस्पॉन्स है। अब सुनिए पूरी बात, प्लीज प्लीज मानिए। नो, सच्चा रिस्पॉन्स नहीं है। कुल मिलाकर के राहुल गांधी अब अमित शाह पर चुटकी ले रहे हैं। और अमित शाह कोई छोटे आदमी नहीं है। अमित शाह न केवल इस देश के गृह मंत्री हैं बल्कि बीजेपी के चाणक्य कहे जाते हैं। अब चाणक्य को सीधी चुनौती और चाणक्य की हालत खराब, चाणक्य को 102 डिग्री बुखार हो गया। मैं चाणक्य उनको नहीं कह रहा हूं जो बीजेपी जिनको चाणक्य के तौर पर प्रस्तुत करती है, उस पर मैं जो है वो काउंटर सवाल कर रहा हूं कि क्या वाकई जिनको आप ये बताते हैं कि उनके पास में हर चीज का जवाब है। खुद प्रधानमंत्री ने कहा कि अमित शाह जी का कल का भाषण वो बेहद शानदार भाषण रहा, जवाब बिल्कुल सटीक थे, तथ्यपूर्ण जवाब दिए थे। जब सब कुछ आपके पास में है तो एक डिबेट काहे नहीं हो जाती? एक डिबेट हो जाए राहुल गांधी के बीच में और अमित शाह के बीच में, पता चल जाएगा कि अमित शाह के पास में कितना कंटेंट है, कितना तथ्य है, कितना उनके पास में साहस है। और राहुल गांधी एक्सपोज हो जाएंगे देश के सामने, आपकी चुनौती खत्म हो जाएगी। आप जवाब नहीं दे रहे। राहुल गांधी ने 2 ट्वीट किए। राहुल ने कहा कि अमित शाह का संसद में साला कहना वोट चोरी को लेकर के उनकी घबराहट, बेईमानी को बेनकाब करता है। और दूसरा, राहुल गांधी कह रहे हैं कि संसद में गृह मंत्री का वोट चोरी पर जवाब घबराया हुआ और डिफेंसिव जवाब है। डिजिटल मशीन रीडेबल पारदर्शी वोटर रोल देने पर एक शब्द नहीं है। ईवीएम के आर्किटेक्चर की अब ट्रांसपेरेंसी ऑडिट पर घबराहट है। बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं के कई राज्यों में वोट रखने पर कोई जवाब नहीं है। सीजीआई की चयन प्रक्रिया से निकालने पर कोई जवाब नहीं है। ईसी को यानी इलेक्शन कमीशन को इम्यूनिटी देने पर उटपटांग जवाब दिया और सीसीटीवी फुटेज न देने का बहाना भी बहुत हास्यास्पद है। मैं फिर दोहरा रहा हूं, वोट चोरी सबसे बड़ा देशद्रोह है।
रिस्पॉन्स देखा, टोटली डिफेंसिव रिस्पॉन्स जी, और जो हमने पॉइंट्स रखे हैं उसका जवाब नहीं दिया, एक एग्जांपल लेकर बोल रहे हैं, तो इट इज अ कंप्लीटली डिफेंसिव रिस्पॉन्स। आपने उनका चेहरा तो देखा मिनिस्टर ये भी बोले कि ऑपोजिशन जो है वो वीडियो को अपने साथ रखना चाहती है, इसीलिए एसआईआर के बूथों को उठा रही है। 47 से वोट चोरी शुरू हो गई थी और चुनाव आयोग की जो प्रक्रिया पे आपने सवाल पूछा था, मैंने 2-3 चीजें कही थी जी। मैंने कहा था ट्रांसपेरेंट वोटर लिस्ट सबको दीजिए, उसके बारे में एक शब्द नहीं बोला। मैंने कहा कि ईवीएम का आर्किटेक्चर सबको दे दीजिए, उसके बारे में एक शब्द नहीं कहा। मैंने कहा था कि बीजेपी के नेता हरियाणा में और बिहार में वोट दे रहे हैं, उसके बारे में नहीं कहा। मेरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में सॉलिड प्रूफ है, उसके बारे में कुछ बोला नहीं। सीजीआई को लेकर सेम सीजीआई को लेकर क्यों करने की जरूरत पड़ी? इलेक्शन कमिश्नर को फुल इम्यूनिटी दी जा रही है, अपोजिशन में वॉकआउट क्यों करने की जरूरत पड़ी आप लोग? अब सवाल यह है कि इतना सब कुछ हुआ, यानी राहुल गांधी ने अमित शाह को बैकफुट पर धकेल दिया, संसद से कल निकलते हुए कहा कि मैं चुनौती दे रहा हूं, आइए डिबेट करिए। आज फिर वो कह रहे हैं कि मैं चुनौती दे रहा हूं, आइए डिबेट करिए। तो क्या अब अमित शाह को लेकर के एक सहानुभूति बटोरने की कोशिश है और इसीलिए कहा जा रहा है कि अमित शाह को तो 102 डिग्री बुखार है? क्या बुखार से निकलने के बाद में वो चुनौती एक्सेप्ट करेंगे? हालांकि मुझे लगता है कि कभी एक्सेप्ट नहीं करने वाले हैं। और वो क्या, राहुल गांधी के साथ में बीजेपी का कोई बड़ा नेता, छुटभइये नेता तो जरूर चाहेंगे कि हमारी डिबेट हो जाए, क्योंकि अगर वो हार भी जाएंगे तो कम से कम राजनीतिक तौर पर कद तो बढ़ ही जाएगा। जो कोई आम नेता प्रवक्ता भी होगा उसको विधानसभा का टिकट तो मिल ही जाएगा कि इसने राहुल गांधी के साथ में डिबेट की थी इस मुद्दे पर। लेकिन राहुल गांधी डिबेट करेंगे तो प्रधानमंत्री हो या तो सामने, या फिर गृह मंत्री हो सामने, तब तो डिबेट हो, तब तो समझ में आए कि हाँ राहुल गांधी के बगल में उसके आसपास जो वो नेता है। और दूसरी बड़ी बात आप सुनिए, ये जो नैरेटिव है ना कि 102 डिग्री बुखार था तब भी काम कर रहे थे, ये कल भी अमित शाह जी ने कहा कि नरेंद्र मोदी वो एक दिन भी छुट्टी लिए बगैर काम करते हैं, और नरेंद्र मोदी के बारे में, उनके शेड्यूल के बारे में सोचे तो बीपी बढ़ जाता है। मान्यवर, ये कहते हैं पीएम का शेड्यूल देखकर चुनाव आयोग चुनाव तय करता है। मेरा सभी सांसद महोदय से करबद्ध निवेदन है कि चुनाव होने के पहले के 1 महीने, किसी भी 1 महीने का शेड्यूल दिखाओ, पीएम की गति ही इतनी है, कोई भी महीना उठाओगे तो इतने ही प्रवास करते हैं। मानवर, इसको चुनाव का कोई लेन देन नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री जनसंपर्क में आजादी के बाद सबसे ज्यादा प्रवास करने वाला प्रधानमंत्री, और मैं जानता हूं साहब, मैं जानता हूं नरेंद्र मोदी जी को 2001 से मैं बता सकता हूं, एक भी दिन की छुट्टी नहीं, एक भी वैकेशन नहीं, लगातार जनता का काम करना। मैंने कभी नहीं देखा उनको वैकेशन में। कई बार इनका अनुकरण करने का प्रयास करते हैं तो बीपी बढ़ जाता है। अब देखिए, बड़ी बात यह है कि अमित शाह कह रहे हैं कि 2001 से वो काम कर रहे हैं उनके साथ में, एक दिन की भी छुट्टी नहीं ली। क्या प्रैक्टिकली ये संभव है? अरे भैया, WHO वाले आ जाते आपके पास में और WHO वाले आकर के वो कहते कि भैया हम चेक करना चाहते हैं कि क्या वाकई ये आदमी ऑफिस टाइम के हिसाब से, अगर आप कहिए कि रोजाना 9 घंटे काम कर रहा है या फिर ये आदमी 24 घंटे काम कर रहा है। अब वैसे देखिए, कोई प्रधानमंत्री है या मुख्यमंत्री, उसकी जो जॉब है, उसका जो काम है वो आसान नहीं, सच्चाई है, मुश्किल काम है। अगर आप काम करते हैं तो, और अगर आप काम ही नहीं करते हैं, ठीक है, सब अधिकारी देख रहे हैं, मंत्री देख रहे हैं, कोई और देख रहा है, तब तो आसान ही आसान है। फिर तो उससे ज्यादा मस्ती या उससे ज्यादा लग्जरी लाइफ किसी की नहीं होगी। लेकिन सवाल यह है कि मोदी जी को बार बार इतना बड़ा दिखाया जाता है। फिर जिस दिन वो छुट्टी ले रहे थे, उस दिन वो छुट्टी लेकर के अंबानी की बेटे की शादी में गए थे, अडानी के बेटे की शादी में गए थे, या फिर प्रधानमंत्री रहते रहते गए थे। ये सब ऐसी बातें हैं, यानी एक तरीके से बहुत बड़ा बनाने की और दिखाने की बात है। यहां पर अमित शाह जी ने एक बात और कही कल, उन्होंने कहा कि आरएसएस की विचारधारा है देश पर मर जाने की। ये आरएसएस की विचारधारा है, ये अमित शाह जी कह रहे थे। सवाल ये है, और ये सवाल जो विपक्ष के सांसदों ने भी पूछा कि कितने ऐसे लोग हैं, संजय सिंह ने पूछा ये सवाल कि कितने ऐसे लोग हैं जो, आप 4 लोगों के नाम बता दीजिए जो वंदे मातरम कहते कहते फांसी के फंदे पर गए हो, और आप कह रहे हैं कि आरएसएस की विचारधारा है।
तो भैया आरएसएस तो 125 साल पूरे हो गए, आजादी के समय से पहले आरएसएस बन गया था। तो आरएसएस के कितने लोग हैं जो देश के ऊपर मर गए? ये कह रहे हैं कि आरएसएस के विचारधारा वालों को रखते हैं। कोई ऐसा कानून नहीं है मान्यवर कि आरएसएस की विचारधारा वाला व्यक्ति कोई, आरएसएस की विचारधारा क्या है? देश के लिए मरना ही आरएसएस की विचारधारा है। देश को समृद्धि के परम शिखर पर ले जाना ही आरएसएस की विचारधारा है। देश की संस्कृति का झंडा बुलंद करना ही आरएसएस की विचारधारा। ये क्या समझाते हैं? हम ऐसे मान लेंगे? हम नहीं डरते साहब किसी से, हम नहीं डरते। मैं मेरी ही बात करता हूं। मैं तो 10 साल का था और नारे लगाता था, आसाम की गलियां सुनी है, इंदिरा गांधी खूनी है। हम तो वहां से लड़ते लड़ते आए हैं, हम नहीं डरते मानने। अब जरा सुन लीजिए। और कोई जवाब नहीं दे पाया। कितने, संजय सिंह ने डायरेक्ट सवाल पूछा था कि केवल 4 पुरखे आप बता दीजिए। 4 पुरखे यानी आप 4 लोगों के नाम बता दीजिए जरा। बीजेपी आरएसएस जारी कर दे कि हमारे इतने लोगों ने फांसी के फंदे को चूमा है वंदे मातरम कहते कहते, और छोड़ दीजिए वंदे मातरम की बात। आप तो कह रहे हैं कि आपकी विचारधारा ही देश पर मरना है। तो कितने लोग शहीद हुए आजादी के लिए आरएसएस के, बताना चाहिए। वंदे मातरम का नारा लगाकर लोग जेल गए, लाठियां पड़ी उनको। मैं आपके माध्यम से इस सरकार से पूछना चाहता हूं, आरएसएस के 4 लोगों का नाम बताओ जो वंदे मातरम नारा लगा के जेल गए, उनका नाम बताओ। आप 4 लोगों का नाम बताओ। आप अपने 4 पुरखों का नाम आप बताओ। आपने 52 साल तक हिंदुस्तान का तिरंगा झंडा आरएसएस के मुख्यालय पे नहीं फहराया सर, नहीं फहराया। और 3 लोगों ने आरएसएस के मुख्यालय पर जब ये झंडा फहराया, उन तीनों के नाम मैं पढ़ रहा हूं, विजय, उन्मत, दिलीप। इन तीनों लोगों के खिलाफ आरएसएस ने एफआईआर दर्ज कराई। किस अपराध में? कि हमारे दफ्तर में तिरंगा क्यों फहरा दिया। और कितने साल तक मुकदमा लड़े? 13 साल तक मुकदमा लड़े। यह है आपकी असलियत। आप तिरंगे का विरोध करते हैं। कुल मिलाकर के देश की संसद में इस वक्त में स्थिति बड़ी गंभीर दिखाई दे रही है। सरकार बैकफुट पर दिखाई दे रही है वोट चोरी को लेकर के। इसके बावजूद कि वो अपनी तरफ से कह रहे हैं कि हमने जवाब दे दिया, लेकिन 1.5 घंटे का जवाब प्रियंका गांधी ने कहा कि इतनी लंबी सफाई वही आदमी देता है जिसके पास में छिपाने के लिए बहुत कुछ हो, वरना निर्दोष आदमी अगर कोई होता है उसके पास में इतनी लंबी सफाई देने की जरूरत नहीं होती है। अमित शाह को बुखार आ गया है। ये बुखार कल ही आया है या बुखार पहले से था? राहुल गांधी कह रहे हैं कि उनके हाथ कांप रहे हैं। कुल मिलाकर के देश की जनता वो ये जानना चाह रही कि भैया ये वोट चोरी वाला मसला या फिर जो ईसीआई है उसकी नियुक्ति में सीजीआई को क्यों निकाल दिया गया, बहुत सारे वाजिब सवाल हैं। उन सवालों के जवाब नहीं मिल रहे हैं। बाकी बहुत कुछ आ रहा है। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस खबर को शेयर कीजिए। धन्यवाद।